Hello dear students, welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So today we are going to study about refraction and refraction through a spherical surface, right? We are very aware with the process of refraction which we have studied in our previous sessions, and today in intermediate we are going to study the refraction through spherical surface. Refraction at spherical surface. Right. So today we are going to study about refraction at spherical surface. तो हम एक spherical surface लेते हैं, एक convex mirror हमने ले लिया. इस कॉन्वेक्स मिरर का अपर्चर बहुत छोटा है. अपर्चर छोटा होने के कुछ एडवांटेजेस हैं. क्या एडवांटेज है कि अगर ये मान लो हमारे पास एक मिरर है और हमने बहुत छोटा अपर्चर लिया है, ये इतना अपर्चर हमने लिया है, ठीक, तो हमारा जो अगर हम स्ट्रेट लाइन इस पे ड्रा कर दें, ठीक, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें और कोई एंगल निकालें थीटा, तो ये एक परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा. राइट, अगर हमें tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर का काम ये करेगा. ठीक, इसीलिए हम बहुत ही स्मॉल अपर्चर लेते हैं. तो ये हमने आपको दिखाया है बड़ा अपर्चर, लेकिन इसका अपर्चर होता है बहुत ही स्मॉल होता है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है. तो हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया स्मॉल अपर्चर का. इस पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस है. इस पे कोई ये सेंटर है इसका. ठीक, ये पोल है. पोल और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर. राइट, क्यों? क्योंकि ये रेडियस ही है. अगर इसको हम पूरा ड्रा कर दें स्फीयर को, तो ये इसका रेडियस है सेंटर से पोल के बीच की, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब यहां से हम कोई एक ऑब्जेक्ट रखते हैं. इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज देखनी है कि कहां पे मिलेगी. इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रे स्ट्रेट चली गई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे. राइट, एक ये स्ट्रेट रे चली गई इससे, और दूसरी रे इस पे मिरर पे कहीं स्ट्राइक हुई किसी पॉइंट P पे. ठीक, किसी पॉइंट मान लिया हमने M पे स्ट्राइक हो गई. ठीक, यहाँ पे स्ट्राइक हुई. अब स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी. हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्रैक्ट होगी. ठीक, ये क्या है? मीडियम एयर. और ये हमने माना कि ये ग्लास का मिरर है. ठीक, तो ग्लास के मिरर में ये अब रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा? रेयरर से डेंसर में. ये क्या है? डेंसर मीडियम. राइट, तो जब कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है. ये हम पढ़ा है, ये हमने रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में पढ़ा है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई मान लो यहाँ पे, ठीक, अब इसको जाना तो ऐसे चाहिए दूसरे मीडियम में. ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. ये हमने माना कि रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. तो अब जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ऐसे जाएगी. ठीक, इसे क्या कहते हैं हम? प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. क्यों है? रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से. और रिफ्रैक्शन में ये क्यों बेंड हो जाती? क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है. यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है. जब डेंसर मीडियम होगा तो पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए उसका पाथ चेंज हो जाता है, बेंडिंग हो जाती है. ठीक, तो वही बेंडिंग यहाँ पे भी होगी. एयर से जब ग्लास में आएगी लाइट रे रिफ्रैक्ट होके, तो रिफ्रैक्शन के बाद इसको जाना तो ऐसे चाहिए था इस मीडियम में, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी. तो हमें इस पे नॉर्मल ड्रा करना होगा.
नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होगा, तो ये हमने इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, राइट। और ये नॉर्मल कहाँ से होके जा रहा है, सेंटर से होके, ये नॉर्मल ड्रा हो गया, राइट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है। अब ये टू जानी ऐसी थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और बेंड होने के बाद ये यहां कहीं पे स्ट्राइक हुई, ठीक, यहां कहीं इस पॉइंट पे स्ट्राइक हुई। तो इंटरसेक्शन, एक रे ये है, दूसरी रे ये है, इनका इंटरसेक्शन यहां पे हुआ, तो यहां पे हमें इमेज फॉर्म होगी, राइट। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पोल से आई तक की डिस्टेंस कहलाएगी v, राइट, v कहलाएगी। और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, u। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u कहलाएगी। रे ऑफ इंसिडेंट की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे जा रही इंसिडेंट रे, और हम सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो हमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा, इसलिए ये u जो है ये माइनस होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है और हम मेजर कर रहे हैं इस तरफ, तो जब इस तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो निगेटिव होगा। जब हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव है r, और ये v भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है रे, राइट। अब ये एंगल जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में है, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, राइट। इसको हम बोलते हैं आर, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, राइट, इस एंगल को हमने मान लिया बीटा, और इसको हमने मान लिया गामा, राइट। अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन हमारे एंगल हो गए। अब देखो ट्रायंगल ओ एम सी में, इन ट्रायंगल ओ एम सी, एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई, ओ एम सी में, ओ एम सी, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब देखिए यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये, इसको हमने नाम दे दिया P डैश। अब ये P डैश और P लगभग बराबर ही हैं, जैसे हमने यहां पे बताया कि ये अपर्चर है, ठीक। तो अब इस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लें, ये मान लिया हमने कि हमारा मिरर है, इस पे अगर नॉर्मल ड्रा करें, ठीक, तो P और P डैश लगभग एक ही पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, पर ये लगभग एक ही पॉइंट पे, इनके बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, P और P डैश एक ही पॉइंट पे है, ठीक। अब हम देखते हैं CMI में, इन एंगल CMI, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, ये है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो अपोजिट हो, तो एक ये अपोजिट है, एक ये अपोजिट है, आर प्लस गामा, आर प्लस गामा, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, राइट। हमें क्या मिल गया, आई, और यहां से आर भी हम निकाल सकते हैं, एंगल आई मिल गया, और एंगल आर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, राइट। इसको 3 मान लिए हम इक्वेशन। अब रिफ्रैक्शन का रूल लगाते हैं। रिफ्रैक्शन का रूल क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ,
राइट। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। पढ़ा होगा आपने, पिछले सेशन में ही हमने पढ़ा था। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। 1n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी n1 अपॉन n2। यही तो हुआ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या होगा? n2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n1। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं? n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये लिख सकते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। राइट। अब साइन आई और साइन आर बहुत ही छोटे एंगल हैं। आई और आर ये बहुत ही छोटे एंगल हैं। तो जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन आई लगभग बराबर होगा आई के, और साइन आर लगभग बराबर होगा आर के। ये हमने पढ़ा है कि अगर बहुत छोटे एंगल हैं तो साइन आई को हम आई मान लेते हैं, साइन आर को आर मान लेते हैं। राइट। तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से। राइट। आर को हम ऐसे ना लिखें वरना आप गामा में कंफ्यूज हो जाओगे। आर को हमने ऐसे लिख लिया ताकि आप गामा और आर के बीच में कंफ्यूज ना हो। राइट। ये लिख लिया आर। यहाँ पे भी आप वही समझ लो, ये आर ये वाला है। राइट। ओके। तो n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एंड आर, मेरी आदत पड़ी हुई है आर ऐसे लिखने की, आई एंड आर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। ठीक है। 1 and 3 से हम आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सो n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है? बीटा माइनस गामा, n2 बीटा माइनस गामा। राइट। दिस इज द रीजन कि हम आर नहीं लिख रहे थे वैसे, क्योंकि गामा और आर मेरा काफी सिमिलर है, मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो n1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस गामा। ओपन कर देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। राइट। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या मिलेगी हमें। यहां पे आओ, ओ पी डैश, ओ एम पी डैश इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है? एम पी डैश अपॉन बेस कितना है? ओपी डैश, ओपी डैश। राइट। तो tan बीटा कितना हो जाएगा? या tan अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एम पी डैश को हमने मान लिया h है, ये इसकी मान ली h हाइट है। एम पी डैश इज इक्वल टू h, तो h अपॉन ओपी डैश, ओपी डैश ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस माइनस यू। राइट। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए माइनस यू। अब देखो इन ट्रायंगल पी डैश एम सी, चाहे हम
पी एम सी कहें या पी डैश एम सी कहें, क्यों? क्योंकि पी और पी डैश एक ही पॉइंट पे हैं, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, राइट? तो इन ट्रायंगल पी डैश एम सी, पी डैश एम सी, राइट, क्या हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू mp डैश अपॉन p डैश c, mp डैश अपॉन p डैश c। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mp डैश की जगह पे हमने h पुट कर दिया और p डैश c क्या है? r लिख दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब p डैश एम आई में इन ट्रायंगल p डैश एम आई tan gamma is equal to mp dash upon p dash i, समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? m p dash upon p dash i, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? tan gamma is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया h और बेस क्या हो गया? p डैश i क्या हो गया? v। इमेज की डिस्टेंस पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? v से। और ये पॉजिटिव रहेगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, राइट? तो tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan गामा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p डैश i यानी v, और v पॉजिटिव होगा, राइट? तो ये हमें tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यू मिल गई। अब ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है, ये जो हम अपर्चर ले रहे हैं इसका कॉन्वेक्स मिरर का, वो बहुत ही छोटा है, इसलिए एंगल जितने हैं वो बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। तो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा ये भी बहुत छोटे एंगल होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो है वो लगभग किसके बराबर होगा? अल्फा के। tan बीटा जो है ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बीटा है, एंड tan गामा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू गामा, राइट? अप्रोक्सीमेट इक्वल टू गामा। ये वैल्यूज हम अल्फा बीटा गामा की पुट कर सकते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा h अपॉन माइनस यू, बीटा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा h अपॉन आर, और गामा क्या हो जाएगा? h अपॉन वी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, राइट? ये चीजें अलग हैं। पुट करते हैं यहाँ पे n1 अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? h अपॉन माइनस यू प्लस n1 बीटा हम एक साथ रख लें अगर तो ज्यादा बेटर होगा, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये प्लस n2 गामा हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया? प्लस n2 गामा की वैल्यू क्या है? h अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज दिया और बीटा ले लिया कॉमन, तो हो गया n2 माइनस n1 इंटू बीटा क्या है? h अपॉन आर, h इनमें कॉमन ले लिया हमने तो h सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो इसको यहाँ पे लिखते हैं, अब हम ये पार्ट यूटिलाइज करते हैं। क्या है? n1 अपॉन h माइनस यू, h को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो n1 अपॉन माइनस यू और h बाहर ले लिया, तो h को यहाँ पे लिख लिया, ठीक? यहाँ पे भी h है, प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, h यहाँ बाहर ले लिया
और अंदर बचा n2 माइनस n1 अपॉन r। सो व्हाट वी विल गेट, n1 अपॉन माइनस u या माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमें फार्मूला मिला रिफ्रैक्शन का जब किसी स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है। n1 अपॉन u माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, जहां n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 1 is air here and medium 2 is glass in this case. So this is what the equation of refraction at a spherical surface. Hope you got the concept. Should I repeat it? हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक, इस कॉन्वेक्स लेंस में हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वहाँ से एक रे इंसिडेंट कराई इस मिरर पे और एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुई, राइट। ये यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना इसको ऐसे चाहिए था पर ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और बेंड होने के बाद किसी पॉइंट आई पे जाके स्ट्राइक हुई। आई पे दो रेज का, एक ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रे जा रही थी और दूसरी ये जो रिफ्रैक्ट होके आई, इनका यहाँ पे इस पॉइंट आई पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म हुई, राइट। अब देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ सेंटर से होके जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके, ठीक। इस एंगल को हमने बीटा मान लिया, इसे गामा मान लिया, इसे अल्फा मान लिया। अब इस ट्रायंगल में OMC में एक्सटीरियर एंगल क्या है, आई। ये वाला मत मान लेना, ये एंगल हम नहीं लेते हैं, राइट। ये अल्फा मत मान लेना, इसको नहीं लेते हैं हम, ये एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से ये एक्सटीरियर एंगल है किसमें, CMI में, और इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, R प्लस गामा। ये दो इक्वेशन मिल गई हमें। इसके बाद हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। 1 and 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो यहां से हमें क्या मिल गया, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अब साइन आई साइन आर बहुत ही छोटे स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई आई हो गया और साइन आर आर हो गया। तो n1 आई अपॉन इज इक्वल टू n2 आर। आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी और आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिली, इसमें अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए हमने यहाँ से tan अल्फा tan बीटा और tan गामा निकाल लिए। क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो tan अल्फा अल्फा हो गया, tan बीटा बीटा हो गया, tan गामा गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक। वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई। ओके, सो होप कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। एंड नाउ यू विल बी एबल टू डिराइव दिस इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और मे बी पॉसिबल कि पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। We'll meet in the next session with the next concept topic. Till then, take care of yourself. Have a great time. Thank you.